हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय पांडे आप सभी का उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जिला दर्शन की कड़ी को अब आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज छत्तीसगढ़ अध्ययन की श्रृंखला में आज बिलासपुर जिले को हम कवर करेंगे। बिलासपुर जिले से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को समेटने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो पीएससी की परीक्षा हो, चाहे व्यापम की जो भी परीक्षाएं आए, इस जिले से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करें। साथ ही साथ वर्तमान में बिलासपुर जिले से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से तहसीलों की संख्या में वृद्धि हुई है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा विषय होगा बिलासपुर जिला। चलिए सबसे पहले अगर बिलासपुर जिले को समझना है हमें, तो ये जो मानचित्र आपके सामने है, सबसे पहले इस मानचित्र में या इस मैप में बिलासपुर जिले को खोजने की कोशिश करते हैं, यानी इसकी बाउंड्री को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये जो सामने आपके सामने दिख रहा है ये आपका बिलासपुर जिला है। ध्यान से देखिए, बिलासपुर जिले की बाउंड्री को मैंने बनाया है, ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा बिलासपुर जिला हो गया। बिलासपुर जिले से टूटकर या अलग होकर के या पृथक होकर के आपको याद रखना है 10 दूनी 20, यानी 10 फरवरी 2020, 10 दूनी 20 यानी 10 फरवरी 2020 को जो बिलासपुर जिले का उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग मतलब आप इसके नॉर्थ में देख सकते हैं, और ये उत्तरी भाग आज वर्तमान में एक जिले का रूप ले चुका है जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो 10 दूनी 20 यानी 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर जिले की जो उत्तरी भाग था उसको ब्रेक कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया और एक नए जिले का सृजन किया गया। ये जिला था आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही। जब तक गौरेला पेंड्रा वाला हिस्सा बिलासपुर में शामिल था तब तक बिलासपुर एक इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट था, यानी अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला था। लेकिन वर्तमान में चूंकि गौरेला पेंड्रा मरवाही को अलग कर दिया गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो हमारा बिलासपुर जिला है वो कैसा जिला है, तो आपको याद रखना है लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि भू आवेष्टित जिला है कि नहीं है। भू आवेष्टित जिला है, यानी ये जिला किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करेगा, यानी अपनी चारों तरफ की सराउंडिंग में ये अन्य जिलों से घिरा हुआ है। अगर इस जिले की बात करें तो इस जिले के आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको याद रखना है कोरबा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कोरबा, नॉर्थ की तरफ आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, आपको वेस्ट की तरफ याद रखना है मुंगेली जिला। साउथ की तरफ आए तो साउथ में आपको याद रखना है बलौदा बाजार, यानी दक्षिण में बलौदा बाजार, और साउथ ईस्ट की तरफ अगर हम जाएं तो ये हमको चांपा दिख जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यानी ये जिला अपने सराउंडिंग में 5 अन्य जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर की तरफ आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही पकड़ना है, उत्तर पूर्व की तरफ आपको कोरबा पकड़ना है, पश्चिम की तरफ मुंगेली, दक्षिण की तरफ बलौदा बाजार और दक्षिण पूर्व की तरफ आपको चांपा जिला पकड़ना है। यानी इसकी सराउंडिंग में ये 5 जिले आपको देखने को मिलेंगे। ये जिला बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जिले को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका रायपुर है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी आपका कोरबा है, ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहां पर है, तो बिलासपुर। साथ ही साथ बिलासपुर में ही हमारे छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय, उसकी भी स्थापना की गई है। शायद यही कारण है कि इसको न्यायधानी की संज्ञा प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिले को कवर करते हैं। सबसे पहले इस जिले की शुरुआत करते हैं और हम इस जिले के गठन की बात करते हैं कि इस जिले का गठन कब हुआ। याद रखिएगा इस जिले का गठन हुआ 2 नवंबर 1861। याद रखिएगा कब हुआ इसका गठन, 2 नवंबर 1861। 1861 वही समय है जब हम पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल में थे, यानी अंग्रेजों का शासन हम पर था, और उस दौरान सेंट्रल प्रोविंस का अस्तित्व था, यानी मध्य प्रांत का अस्तित्व था। आपने जानते भी होंगे कि सेंट्रल प्रोविंस का अस्तित्व था, और सेंट्रल प्रोविंस के अगर हम छत्तीसगढ़ भूभाग की बात करें तो सेंट्रल प्रोविंस के छत्तीसगढ़ वाले भूभाग में, यानी जो सेंट्रल प्रोविंस अगर हम कहें मध्य प्रांत, तो मध्य प्रांत आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्से को मिलाकर बनता था। तो उसी सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले भूभाग में 2 नवंबर 1861 को 3 जिलों का सृजन किया गया था। कितने जिले बनाए गए थे? 2 नवंबर 1861 को छत्तीसगढ़ वाले भूभाग में, यानी जो लैंड एरिया है छत्तीसगढ़ का, वहां पर 3 जिले बनाए गए थे। पहला जिला था आपका रायपुर जिला, दूसरा आपको पकड़ना है बिलासपुर जिला, और तीसरा संबलपुर। क्योंकि उस समय यानी सेंट्रल प्रोविंस में
जो उड़ीसा का आज वर्तमान उड़ीसा का जो आज पश्चिमी हिस्सा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ से टच होता है, यानी संबलपुर वाला क्षेत्र भी सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था और इसे भी एक जिले के रूप में मान्यता दी गई 2 नवंबर 1861 को। तो याद रखिएगा 2 नवंबर 1861 को ही रायपुर के साथ और संबलपुर के साथ एक नया जिला बना था बिलासपुर जिला, ये आपको पकड़ना है। इसके मातृ जिले की बात करें तो इसका कोई मातृ जिला नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था, ये ब्रिटिश भूभाग का हिस्सा था, ब्रिटिश भूभाग क्षेत्र था, तो इसके मातृ जिले की संकल्पना हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ब्रिटिश क्षेत्र था और ब्रिटिशर्स ने ही इसका सृजन किया था, इसको स्टैब्लिश किया था। अगर मुख्यालय की बात करें तो बिलासपुर का मुख्यालय है बिलासपुर, बिलासपुर जिले का मुख्यालय है आपका बिलासपुर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शहर है छत्तीसगढ़ के, अगर हम परिदृश्य में देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। थोड़ा सा बिलासपुर के लेकर के यहाँ कुछ तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। बिलासपुर को याद रखिएगा कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बना आपका 1861 में, 2 नवंबर 1861, यानी 2 नवंबर 1861 को ये डिस्ट्रिक्ट बना। नगर पालिका, ये नगर पालिका की संज्ञा इसको दी गई, आपको याद रखना है, नगर पालिका बना ये 6 वर्ष बाद, यानी 1867 में, याद रखिए 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद, यानी 1867 में ये नगर पालिका बना बिलासपुर। इसके बाद डिवीजन यानी संभाग की मान्यता कब मिली बिलासपुर को? तो बिलासपुर संभाग बनता है 1956 में, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हमने इसको बिलासपुर संभाग बना दिया। और आपको पकड़ना है अगर नगर निगम, तो याद रखिएगा नगर निगम की संज्ञा इसको मिलती है, नगर निगम की संज्ञा इसको मिलती है 1981 में, 1981 में। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि नगर निगम की संज्ञा कब मिलती है, तो 1981 में। डिवीजन कब बनाया गया? 1956 में। नगर पालिका 1867 और डिस्ट्रिक्ट बना था ये 1861 में। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बिलासपुर को लेकर आपको जाननी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बिलासपुर के सीमावर्ती राज्य, अगला पॉइंट है सीमावर्ती राज्य, तो स्पष्ट है कि जब तक गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला हिस्सा था ये एक इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन अब चूंकि 10 फरवरी 2020 के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही हमसे अलग हो चुका है, बिलासपुर से अलग हो चुका है, इसलिए ये लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, यानी भू आविष्ठित जिला है, भू आविष्ठित जिला है, यानी किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। अगर सीमावर्ती जिलों की बात करें तो अभी हमने देखा सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 5, जो कि हमने पीछे देखा है। सीमावर्ती जिलों में आपको याद रखना है कौन कौन से जिले, तो 5 जिलों में सबसे पहला नाम आपको याद रखना है कोरबा, कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही। उसके बाद आपको पकड़ना है मुंगेली, अगर हम क्रम में आए एक राउंडिंग घूमे। उसके बाद हमको पकड़ना है बलौदाबाजार, बलौदाबाजार, और बलौदाबाजार के बाद आपको पकड़ना है चांपा। ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसके सराउंडिंग में कितने जिले हैं आपके? 5 जिलों को टच करता है। इसके साथ ही साथ अगर संभाग की बात की जाए कि बिलासपुर जिला किस संभाग का हिस्सा है, तो आप अब समझ चुके होंगे कि ये किस संभाग का हिस्सा है, बिलासपुर संभाग का हिस्सा है। यानी आपको जानना है कि जो बिलासपुर है हमारा, वो बिलासपुर एक तो जिले का मुख्यालय है, दूसरा डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है, यानी संभाग का मुख्यालय भी है। इसके साथ ही साथ बिलासपुर जब हम अभी अध्ययन करेंगे आगे, तो ये भी जानेंगे कि बिलासपुर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है, यानी एक प्रमुख नगर है हमारे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में। यहां तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तहसील, विकास खंड, नगर निगम, विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें। सबसे पहले तहसीलों की बात करें तो आपको याद रखना है यहां कुल 11 तहसीलें हैं। हम वर्तमान में यहां पर कितनी तहसीलें हैं? 11। हम केवल यहां पर 11 तहसीलों के नाम को याद नहीं करेंगे, हम उनकी एग्जैक्ट स्थिति यानी वास्तविक जो उनकी स्थिति है उसको भी देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। अब हम मैप में चलते हैं। मैप में चलते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से इन 11 तहसीलों को हमको कवर करना है। सबसे पहले अगर तहसीलों को हमें पकड़ना है तो हमें सबसे पहला यह देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे को हमें कवर करना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये बिलासपुर जिले का मानचित्र आपके सामने है। इसके सराउंडिंग की बात कर लेते हैं। तो इसके सराउंडिंग में ये रहा हमारा कोरबा जिला, ये हमारा कोरबा जिला, बहुत अच्छे से याद देखिएगा, ये हमारा कोरबा जिला हो गया। ये हो गया हमारा, ऊपर में आपको याद रखना है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला हो गया, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला हो गया। अगर हम ये बाउंड्री की बात करें, यहां से ये वाली बाउंड्री की बात करें तो इधर हमारा मुंगेली जिला हो गया, मुंगेली जिला हो गया, याद रखिएगा मुंगेली हो गया। नीचे अगर हम बात करें तो ये नीचे में आपको याद रखना है बलौदाबाजार हो गया, बलौदाबाजार, बहुत ध्यान से याद रखिए, बलौदाबाजार हो गया।
सराउंडिंग की हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम इधर की बात करें यानी ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें, तो ये हमारा हो गया चांपा। क्या हो गया? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा हो गया हमारा। तो अपनी सराउंडिंग में कितने जिलों को टच करता है हमारा बिलासपुर? तो याद रखना है 5। अब हमें राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे को कवर करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग को कवर करना है। याद रखिएगा कि ये बिलासपुर जिले का जो सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 130 और 130A, 130 एंड 130A। हम इन दोनों को पहले देखते हैं। क्लियर? 130 की अगर हम बात करें तो ये 130 नंबर जो सड़क है ये बलौदा बाजार के सिमगा से होते हुए, ध्यान से सुनिएगा, ये बलौदा बाजार के सिमगा से होते हुए आपका, ये सिमगा से होते हुए ये इसी के तट पर नाथ घाट है, ये हमारा मुंगेली वाला क्षेत्र है, मुंगेली में ही पर हमारा सरगांव है, सरगांव से होते हुए ये सड़क आगे की तरफ बढ़ेगी। ध्यान से देखिएगा, ये सड़क आगे की तरफ बढ़ेगी और ये हमारा हो गया आपका बिलासपुर। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा बिलासपुर हो गया। बिलासपुर के बाद ये आपका यही सड़क ऊपर की तरफ जाएगी, ये रतनपुर वाला हिस्सा हो गया हमारा, और यहाँ से रतनपुर के बाद यही सड़क आपका घूम जाएगी और सीधा निकलेगी आपका कोरबा की तरफ, जिस सड़क का नाम आपका क्या है? NH 130। ध्यान से सुनिएगा, इस सड़क का नाम है आपका NH 130। बहुत अच्छे से सुनिएगा, NH 130 सड़क हो गई, ये 130 हो गई आपकी, ये देख लिया होगा आपने। ये 130 को अगर हमने देखा तो अब इस 130 पर कौन कौन से तहसील हैं पहले उनको ट्रेस करते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि बिलासपुर जिले के प्रमुख स्थलों को देखेंगे। तो सबसे पहले तहसीलों को अगर हम देखें तो तहसीलों की बात करें तो आपको पकड़ना है, यहीं पर आपको तहसील पकड़ना है जिस तहसील का नाम है बोदरी। ध्यान से सुनिएगा, बोदरी। अभी मैं नाम भी लिखूंगा। बोदरी के बाद आपको पकड़ना है, ये हमारा है बिलासपुर, ये जिले का मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर को हम हेडक्वार्टर की तरह बनाते हैं। ये बोदरी हो गया, बोदरी के बाद ये हमारा बिलासपुर हो गया, आप भी साथ साथ लिखते चलेंगे। उसके बाद ये जहां से रास्ता मुड़ा है ये हमारा रतनपुर हो गया, रतनपुर तहसील। रतनपुर तहसील के बाद ये हमारा हो गया बेलतरा, ये बेलतरा तहसील हो गया। ये 4 तहसील आपको रास्ते पे दिख रहे होंगे। ये हमारा हो गया बोदरी, मैं सारी चीज़ों को लिख भी देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा हो गया बोदरी, बोदरी। ये हमारा बिलासपुर है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये हमारा रतनपुर हो गया, रतनपुर। ये हमारा हो गया बेलतरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेलतरा, बेलतरा हो गया। ये 4 तहसील आपको दिख गए रास्ते पर। NH 130 की बात की मैंने। अब आपको पकड़ना है इसी 130 के पैरेलल, इसी 130 के पैरेलल ही हमारा रेल मार्ग भी गुजरती है। बहुत ध्यान सुनिएगा, रायपुर से बिलासपुर की जो रेल मार्ग है वो इसी 130 को होकर गुजरती है। तो आपने रास्ते पर देखा बोदरी, यहां आपको पकड़ना है, यहां आपको एक तहसील पकड़ना है जिसका नाम है बिल्हा। क्या पकड़ना है? बिल्हा। ये भी नाम याद रखिएगा, ये तहसील का नाम है आपका बिल्हा। पहले बिल्हा तहसील की हम बात कर लिए, ये बिल्हा हो गया। बिल्हा से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपका ये बिल्हा से होते हुए जो रेलवे मार्ग है, ये बिल्हा से होते हुए उछलापुर होते हुए, बिल्हा से उछलापुर अभी बताऊंगा, उछलापुर से होते हुए आपका पेंड्रा, पेंड्रा होते हुए आपका सीधा अनूपपुर होते हुए शहडोल, कटनी मार्ग जो है ये इसी मार्ग पर पड़ेगा आपका बिल्हा। तो आपको एक तहसील का नाम पकड़ना है बिल्हा, ये नाम भी लिख देता हूं इसका, बिल्हा। देखते चलिएगा आप लोग, ये हमारा बिल्हा हो गया। ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 तहसीलों की संख्या हो गई जो आपको याद रखनी है 130 को टच कराते हुए। क्लियर? अब मैंने कहा कि दूसरी प्रमुख सड़क जो है हमारी, वो दूसरी प्रमुख सड़क है 130A, 130A। तो 130A जो है उसे हमें पकड़ते हुए कैसे करना है? तो हमको चलना है मुंगेली से होते हुए। ध्यान से सुनिएगा, इस सड़क को आपको मुंगेली से होते हुए, ये हमारा मुंगेली, मुंगेली के बाद ये हमारा बिलासपुर। अभी मैं रास्ते पर सारी चीजें बताऊंगा। बिलासपुर से ये सड़क आगे बढ़ेगी, ये आपका सीपत होते हुए आपका निकल जाएगी ये सड़क ऐसे। इस सड़क का नाम है आपका NH 130A। ध्यान से सुनिएगा, NH 130A। कैसे गुजरेगी ये सड़क? तो सबसे पहले ये आपका मुंगेली, मुंगेली से जरहा गांव होते हुए, तकतपुर होते हुए, सकरी होते हुए बिलासपुर, बिलासपुर से ये सीपत पहुंचेगी। सीपत के बाद यही सड़क आगे जब निकलेगी तो इसी के तट पर लूथरा शरीफ है। लूथरा शरीफ के बाद जब ये सड़क आगे बढ़ेगी तो कोरबा जिले में ये गुजरेगी, और कोरबा जिले में, कोरबा जिले का जो निचला हिस्सा है उर्गा, उर्गा के पास से यह सड़क भैंसमा, करतला होते हुए धर्मजयगढ़ के लिए निकल जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक कोरबा जिले को नहीं देखा है, कोरबा जिले का भी वीडियो हमारे YouTube चैनल यानी उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स का जो YouTube चैनल है उस पर पड़ चुका है, उसमें आप इस सड़क को देख सकते हैं। और यह सड़क कोरबा होते हुए सीधा धर्मजयगढ़ जाएगी, रायगढ़, और धर्मजयगढ़ के बाद ये सीधा जसपुर
में आपको पकड़ना है पत्थल गांव में जाकर के ये NH43 से कनेक्ट होगी। तो ये आपको पकड़ना है NH130A। इस सड़क पे अगर हम बात करें तो तहसीलों की, तो इस सड़क पे तहसीलों में प्रमुख रूप से आपको पकड़ना है, मैंने अभी बताया तकतपुर, ये हमारा तकतपुर हो गया। तकतपुर के बाद ये हमारा हो गया सकरी, ध्यान से सुनिएगा, तकतपुर और सकरी, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया तकतपुर और ये हो गई हमारी सकरी, तकतपुर और सकरी। तकतपुर और सकरी के बाद फिर ये सड़क आगे बढ़ेगी बिलासपुर। बिलासपुर के बाद जब सड़क ये आगे बढ़ेगी तो इसी के तट पर है या इसी पर है आपका सीपत, एक तहसील आपको पकड़ना है सीपत, देखिएगा सीपत, सीपत तहसील। और सीपत के बाद इसी के आगे अभी मैं बताऊंगा लूथरा शरीफ होते हुए सड़क कोरबा के लिए निकल जाएगी। ध्यान से सुनिए, तो अब तक हमने 5 तहसीलों को इस पर कवर किया था 130 पर, और ये 5 और 3 8 तहसीलों को मैंने अभी तक आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हमारे सामने 3 तहसीलें और बची हैं जिन 3 तहसीलों को हमें पकड़ना है। जैसे हमने कौन कौन सा कवर कर लिया, बिल्हा 1, बोदरी 2, बिलासपुर 3, रतनपुर 4, बेलतरा 5, तकतपुर 6, सकरी 7 और सीपत 8। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमें एक रास्ता और पकड़ना है जिस रास्ते का नाम है NH49, 49 नंबर सड़क। ये 49 नंबर सड़क आपका बिलासपुर से निकलेगी कुछ इस तरीके से, और ये सड़क आपका ये एक स्पॉट है, इस स्पॉट से कुछ इस तरीके से आपका निकलेगी ये सड़क। इस सड़क का नाम है आपका NH49, ध्यान से सुनिएगा, इस सड़क का नाम है 49 नंबर सड़क NH49। ये NH49 जो है ये आपका चांपा यानी जांजगीर चांपा होते हुए, शक्ति होते हुए, रायगढ़ होते हुए उड़ीसा के लिए निकल जाती है बिलासपुर से। तो याद रखना है बिलासपुर से उड़ीसा मार्ग जो है उसी को कहते हैं आपका NH49। ये स्पॉट मैंने क्यों बताया है अभी बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको कुछ रास्ते और पकड़ने हैं, कुछ रास्ते और हमें कनेक्ट करते हैं। जो मैंने रेड पेन से बनाया है ये सारा का सारा आपका नेशनल हाईवे, एक और नेशनल हाईवे हमें पकड़ना है, ध्यान से सुनिएगा। एक नेशनल हाईवे आपका ये सकरी के पास से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सकरी के पास से एक रास्ता ऐसे कटेगा जो आपका ये कोटा होते हुए, ये कोटा है, और कोटा होते हुए ये सड़क आपका ये मुंगेली जिला है हमारा, मुंगेली जिले का ऊपरी हिस्सा ऐसे और गौरेला पेंड्रा मरवाही होते हुए यहीं पर एक जगह है कबीर चबूतरा, कबीर चबूतरा होते हुए गौरेला पेंड्रा मरवाही होते हुए कहाँ निकल जाएगी, MP की तरफ ये सड़क निकल जाती है। और इस सड़क का नाम है आपका NH45, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस सड़क का नाम है आपका NH45। और ये जो स्पॉट मैंने आपको बताया है कि ये कौन सा स्पॉट है आपका जहां से ये बाहर जाती है MP की तरफ, तो ये स्पॉट आपको याद रखना है, इसी स्पॉट का नाम है आपका कबीर चबूतरा, ध्यान से सुन लीजिएगा, कबीर चबूतरा, जो कहां पर है आपका, ये कबीर चबूतरा है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही में। मुंगेली से होते हुए ये सड़क आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही में जाएगी थोड़ा सा, और गौरेला पेंड्रा मरवाही में कबीर चबूतरा होते हुए बाहर निकल जाएगी आपका कहां, मध्य प्रदेश राज्य में। तो इस सड़क को पकड़ना आपका NH45। अब हमने लगभग सारी सड़कों को जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमने उसको कवर कर लिया। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही एक और देखा, ये हमारा कोटा था, क्या था, कोटा। तो कोटा हमारा ये हमने 8 देखा था पहले, और ये 9वां हो गया, 9 तहसील हो गए कोटा तहसील। अब हमें ध्यान से सुनिएगा, आप साथ साथ मनाते चलिएगा। अब हमें कुछ रास्ते और कनेक्ट करने हैं, जैसे रतनपुर से एक रास्ता आपका, रतनपुर से एक रास्ता आपका निकलेगा, ये रतनपुर से होते हुए कोटा आएगा, कोटा से आने के बाद यही रास्ता आपका आगे बढ़ेगा और ये रास्ता आपका ऐसे निकल जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहां, आप देखिए कि यहां 2 रास्ते 130, ये जो रेड पेन से बना है ये 130A है, यानी NH130A है, और ये जो ग्रीन पेन से बनाया है मैंने, ये आप स्टेट हाईवे से पकड़ सकते हैं। तो ये जो आता है NH130A, ये आपका आता है मुंगेली, ये स्पॉट है मुंगेली को कनेक्ट करता है, और मुंगेली के ऊपर ये आपका है लोरमी, तो ये लोरमी को कनेक्ट करता है, ये हमारा मुंगेली हो गया, मुंगेली, और ये हमारा है लोरमी। तो दोनों रास्ते आपने समझ लिए होंगे, ये आपको स्टेट हाईवे पकड़ना है। इसके साथ ही साथ एक स्टेट हाईवे आपको यहां भी पकड़ना है, थोड़ा सा एक मार्ग आपको, ये स्पॉट, ये हमारा तहसील नहीं है, यहीं से एक रास्ता नीचे की तरफ ऐसे कटेगा, ये रास्ता नीचे की तरफ कटेगा और ये भी जांजगीर चांपा जिले में निकल जाता है, ध्यान से सुनिएगा। इसी रास्ते पर हमको तहसील पकड़ना है, इसी रास्ते पर जिस तहसील का नाम है आपका मस्तूरी, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या नाम है, मस्तूरी। ये हमारा 10वें नंबर का तहसील हो गया, ये हमारा हो गया मस्तूरी। देखते चलिएगा, कोटा के बाद मैंने मस्तूरी बनाया। और एक और हमें रास्ता पकड़ना है जिस रास्ते का नाम है आपका कोटा बेलगहना मार्ग, कोटा बेलगहना मार्ग,
ये कोटा से निकलेगा, जिसे हम कहेंगे कोटा बेलगहना मार्ग, और यहाँ पर एक हमारा तहसील है जिस तहसील का नाम है आपका बेलगहना। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है? बेलगहना। तो ये हमारे कुल तहसीलों की संख्या हो गई आपकी 11। ये हमारा बेलगहना हो गया। ये हमारे वर्तमान में बिलासपुर जिले के कुल 11 तहसीलों की संख्या हो गई। तहसीलों की संख्या कितनी है हमारे बिलासपुर जिले में? तो आपको याद रखनी है 11, लेकिन विकास खंडों की संख्या कितनी है? केवल 4। केवल 4 विकास खंड हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से विकास खंड आपको याद रखने हैं। तो विकास खंडों में सबसे पहले आपको 4 अलग अलग दिशाओं में 4 विकास खंडों को पकड़ना है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरा चीज बने रहे दिमाग। ये हमारा कोटा है, तो कोटा को भी मैंने एक बार राउंड कर दिया। ये हमारा एक विकास खंड हो गया कोटा, कोटा विकास खंड। दूसरा हमारा तकतपुर, इसको भी राउंडिंग कर दिया, तकतपुर विकास खंड। फिर तीसरा हमारा है बिल्हा, बिल्हा विकास खंड। और चौथा हमारा है मस्तूरी, यानी हमारी ये 4 विकास खंड आपको दिख रहे होंगे, कोटा, तकतपुर, बिल्हा और मस्तूरी। यहां मैं कोटा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ये हमारा कोटा हो गया, ठीक है। कोटा, तकतपुर, बिल्हा और मस्तूरी, ये हमारे 4 क्या हैं? विकास खंड है। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले इन्हें नोट कर लें। सबसे पहले अगर भूगर्भिक में भी बात करेंगे, अभी 12 तहसीलों को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है आपका बिल्हा, बिल्हा के साथ ही साथ आपको पकड़ना है बोदरी, बोदरी ग्राम। फिर अब तहसील हो गया है बोदरी, बोदरी के बाद आपको पकड़ना है बिलासपुर, बिलासपुर के साथ आपको पकड़ना है रतनपुर, रतनपुर के ऊपर आपका बेलतरा 130 नंबर सड़क पे, हमने 130 नंबर सड़क कवर कर लिया। फिर आपको पकड़ना है आपका तकतपुर, तकतपुर को लिख लीजिए, तकतपुर। तकतपुर के बाद आपको पकड़ना है सकरी, सकरी के बाद आपको पकड़ना है सीपत, ये आपका 130A नंबर सड़क पे सीपत हो गया। उसके बाद आपको पकड़ना है कोटा, कोटा मैंने लिखा है, कोटा के ऊपर आपका बेलगहना, कोटा के ऊपर आपका बेलगहना, ये बेलतरा है, ये बेलगहना है, बेलगहना। और बेलगहना के बाद आपको पकड़ना है मस्तूरी। तो ये हमारे 11 कुल तहसील हो गए, 2 3 3 2 5 6 6 2 8 2 10 1 11। इन 11 तहसीलों को हमने क्या कर लिया? नोट कर लिया, जिनको हमने पीछे अभी कवर किया। अब इन 11 तहसीलों में आपको याद रखना है कि इन 11 तहसीलों में आपके केवल 4 विकास खंड है। कितने विकास खंड है? 4। हमने पीछे भी देख लिया है। तो देखिएगा, इन 4 विकास खंडों को याद करने का तरीका बताता हूं आपको मैं। एक ट्रायंगल बनाना है, जैसा कि आपको याद रखना, सबसे पहले कोटा, कोटा के बाद आपको आना है तकतपुर, तकतपुर के बाद आपको चलना है ये आपका बिल्हा, बिल्हा के बाद आपको चलना है मस्तूरी। ये चारों का एक ट्रायंगल हो गया हमारा। क्या क्या हमने देखा तो नोट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया कोटा, कोटा के बाद ये हमारा हो गया तकतपुर, नोट कर लेंगे तकतपुर। तकतपुर के साथ ही आपको पकड़ना है ये हमारा बिल्हा विकास खंड हो गया। ये विकास खंडों की संख्या 4 है। और ये हमारा हो गया मस्तूरी विकास खंड। याद रखिएगा कि इसे बिल्हा विकास खंड के अंतर्गत ही, क्योंकि 4 ही विकास खंड है आपको, तो इसी बिल्हा विकास खंड के अंतर्गत ही आपको याद रखना है कि इसी बिल्हा के अंतर्गत ये बिलासपुर का जो क्षेत्र है, बिलासपुर का क्षेत्र इसी विकास खंड के अंतर्गत आता है। इसीलिए जो हमारा बिल्हा है वो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अगर विकास खंड बोलेगा तो क्या है? तो याद रखिएगा बिल्हा विकास खंड। तो 4 विकास खंड भी आपको याद रखने हैं और इस तरीके से आप ट्रायंगल में जोड़ करके उनको याद कर सकते हैं। अगर हम नगर निगम की बात करें तो अभी हमने देखा कि नगर निगम हमारा क्या है? बिलासपुर नगर निगम है। बिलासपुर नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो आपने अभी भी पढ़ा 1981 में इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में यहाँ से महापौर कौन है? तो वर्तमान में यहाँ से महापौर हैं राम शरण यादव जी, राम शरण यादव जी। तो इनका नाम याद रखिएगा। 14 नगर निगमों में से एक नगर निगम है हमारा बिलासपुर नगर निगम, जिसकी स्थापना होती है वर्ष 1981 में नगर निगम की। और वर्तमान में यहाँ पर महापौर कौन है आपका? राम शरण यादव। इसके साथ ही साथ अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करें तो मैंने अभी बताया था विधानसभा की कुल सीटें कितनी हमारे पास? 6। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 6। क्योंकि इस बार क्या है, आपका विधानसभा चुनाव आयोजित होने वाले हैं, तो इन 6 सीटों पर आपकी नजर होनी चाहिए और एकदम ध्यान से याद रखिएगा। याद करना बड़ा आसान है। कैसे याद करेंगे? तो देखिएगा, आपने अगर विकास खंड को देख लिया, 4 विकास खंड, तो पहले तो ये 4 विकास खंड जैसे कोटा, तकतपुर, बिल्हा और मस्तूरी, ये 4 विकास खंड भी विधानसभा है। कोटा विधानसभा, तकतपुर विधानसभा, बिल्हा विधानसभा और मस्तूरी विधानसभा, ये 4 हो गए। हमने देखा कितना है नंबर? 6। 2 आपको याद रखना है, एक तो आपका बिलासपुर, एक आपका बिलासपुर और दूसरा आपको पकड़ना है
बेलतरा, ये जो बेलतरा है ना हमारा, दूसरा आपको पकड़ना है बेलतरा। जो आप रतनपुर से कोरबा मार्ग की तरफ जाते हैं तो ये हमारा बेलतरा है, तो ये आपको याद रखना है बेलतरा। तो ये हमारी कितनी सीटें हो गई, 6 विधानसभा की सीटें हो गई। इसके साथ ही साथ और क्या पकड़ना है हमको, और याद रखिएगा अगर लोकसभा की बात करें तो ये लोकसभा की कौन सी सीट है, तो आपको याद रखना है बिलासपुर लोकसभा की सीट है, बिलासपुर लोकसभा की सीट है, लोकसभा की बिलासपुर सीट है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो आपको याद रखना है 11 सीटें, और उन 11 सीटों में से एक महत्वपूर्ण सीट आपकी कौन सी है, बिलासपुर लोकसभा। वर्तमान में बिलासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं, और सांसद का नाम है, आपको याद रखना है, अरुण साव जी। कौन है, अरुण साव। अरुण साव से संबंधित एक और फैक्ट याद रखिएगा, ये अरुण साव वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ बीजेपी के आपके क्या है, अध्यक्ष हैं। वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के क्या हैं, अध्यक्ष पद की भूमिका संभाल रहे हैं हमारे अरुण साव जी, जो वर्तमान में बिलासपुर से सांसद भी हैं। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी, तहसील, विकासखंड, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा। चलिए आगे चलते हैं। भूगार्भिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको भूगार्भिक में समझना है कि भूमि के गर्भ की संरचना यानी धरातलीय संरचना बिलासपुर जिले की कैसी है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक प्रदेश हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्राकृतिक प्रदेश है। हम बिलासपुर जिले को बनाते हैं पूरे अच्छे से, पहले छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार करते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार होगा। अगर हम इसको बांटें तो हमने 4 प्राकृतिक प्रदेशों को बांटना है कुछ इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से, ये हमारा पूर्वी बघेलखंड, ये हमारा जसपुर सामरी पाट, ये हमारा अगर इस तरीके से हम बात करें तो ये हमारा महानदी बेसिन, और ये नीचे में आपका दंडकारण्य क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र। ये 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। तो जो हमारा बिलासपुर जिला है ये किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है महानदी बेसिन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, महानदी बेसिन प्राकृतिक प्रदेश का भाग है, प्राकृतिक प्रदेश का भाग है। याद रखिएगा इस भाग की अगर बात करें तो इसकी जो आंतरिक संरचना है यानी भूगार्भिक संरचना है, यहां पर दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टान है। चट्टानें कौन सी हैं, दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप की चट्टानों में जो खनिज होता है प्रमुख रूप से, वो प्रमुख रूप से खनिज आपको याद रखना है कि 2 प्रमुख रूप से खनिज यहां पर प्राप्त होते हैं। एक आपको प्राप्त होगा यहां से चूना यानी लाइमस्टोन, चूना पत्थर, और एक आपको प्राप्त होगा डोलोमाइट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, डोलोमाइट। ये दोनों ही चीजें आपको बिलासपुर जिले से प्राप्त होंगी। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन स्थानों से चूना पत्थर प्राप्त होगा और कहां कहां से आपको डोलोमाइट प्राप्त होगा। तो ये भूगार्भिक संरचना है। नीचे अभी हम जो हमारे खदान हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम लोग फिर अपने मानचित्र की तरफ लौटते हैं, मैप की तरफ लौटते हैं। तो ये आपने तहसीलों को, विकासखंड को, विधानसभा को ट्रेस कर लिया, नगर निगम को ट्रेस कर लिया। अब हमको छत्तीसगढ़ की जो ये महत्वपूर्ण जिला है हमारा बिलासपुर, इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को, स्पॉट्स को क्लियर करना है जो आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको यहां पर पकड़ना है, ये स्पॉट आपको क्लियर होना चाहिए। ये स्पॉट है आपका हिर्री, याद रखिएगा क्या है आपका, हिर्री। मैं यहां पर लिखते भी चलूंगा ताकि आप दिमाग में और आप भी साथ साथ नोट करें। ये हमारा है हिर्री, ध्यान सुनिएगा, हिर्री। हिर्री के बाद आपका आप बोदरी, बोदरी से नीचे यहां पर, ये आपने बिल्हा देखा, यहीं पर आपको पकड़ना है चकरभाठा। क्या पकड़ना है, रोड से लगा हुआ है ये क्षेत्र चकरभाठा, ध्यान से सुनिएगा, चकरभाठा। ये हमारा चकरभाठा हो गया, चकरभाठा। चकरभाठा के ऊपर ये हमारा बोदरी हो गया, चकरभाठा, हिर्री, चकरभाठा इधर याद रखिएगा। फिर बोदरी, बोदरी के अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा चकरभाठा, फिर ये हमारा ऊपर में आपको याद रखना है सिरगिट्टी, सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर आपको पकड़ना है तीफरा चौक, ये भी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तीफरा। तो आप कैसे याद करेंगे, सड़क पर आपको पकड़ना है हिर्री, हिर्री के बाद बोदरी, बोदरी के बाद सिरगिट्टी, और सिरगिट्टी के बाद आपको तीफरा, जो आपकी 130 नंबर सड़क पर है। हिर्री, बोदरी, सिरगिट्टी और तीफरा। और जो सड़क से लगा हुआ जो प्रमुख स्थान आपको पकड़ना है, एक तो आपको पकड़ना है चकरभाठा, ये हमारा चकरभाठा हो गया, और चकरभाठा के बाद हमारा नीचे में पकड़ना है बिल्हा। अब आपको याद रखना है इस चकरभाठा और बिल्हा के बीच में एक स्पॉट आपको याद रखना है, चकरभाठा और बिल्हा के बीच में स्पॉट का नाम है आपका रहंगी,
बहुत ध्यान से सुनिएगा, रहंगी बर्ड सेंचुरी है, पक्षी विहार है रहंगी। हिर्री जो है ये हमारा माइंस है, डोलोमाइट की माइंस। अभी हमने देखा है डोलोमाइट, तो डोलोमाइट की एक माइंस है, याद रखिएगा। डोलोमाइट की 3 माइंस प्रमुख रूप से याद रखनी है, धूमा, बेलपान और हिर्री। तो हिर्री जो है हमारी डोलोमाइट की माइंस है। बोदरी आपको पकड़ना है कि बोदरी में ही हमारे छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है, अभी हम आगे देखेंगे। इसके साथ ही साथ सिरगिट्टी और तीफरा, ये दोनों ही बिलासपुर जिले के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, सिरगिट्टी और तीफरा। नीचे में आप देख रहे हैं चकरभाठा। चकरभाठा पहले यहां पर हवाई पट्टी थी और वर्तमान में यहां पर एयरपोर्ट स्थापित हो चुका है, बिलासाबाई केवटीन एयरपोर्ट स्थापित हो गया है बिलासपुर जिले का चकरभाठा में। रहंगी जो आप देख रहे हैं, रहंगी में आपकी बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार है। इसके साथ ही साथ बिल्हा को आपको याद रखना है, बिल्हा हमारा तहसील और विकास खंड भी है, ये आपकी सड़क हो गई। इसके साथ साथ आपको पकड़ना है, अगर हम बिलासपुर जिले की बात करें, हमारा बिलासपुर हो गया। जब आप बिलासपुर से 130A नंबर सड़क यानी मुंगेली की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा हो गया उसलापुर। मैंने अभी बताया था कि ट्रेन यहीं से गुजरेगी जो आपका शहडोल और कटनी के लिए निकलेगी। तो ये हमारा हो गया उसलापुर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा हो गया उसलापुर। उसलापुर ये स्टेशन हो गया। उसलापुर के बाद ये सकरी, सकरी से एक रास्ता कट गया है जो NH45 है, ये हमारा 45 नंबर सड़क हो गया सकरी। सकरी से जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा हो गया कानन पेंडारी, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये हमारा स्पॉट है एक कानन पेंडारी। मैं सारी चीज़ों को लिखते जा रहा हूँ, कानन पेंडारी, ये जू है हमारा, कानन पेंडारी जू है। कानन पेंडारी के बाद ये रास्ता आगे बढ़ेगा और तकरपुर दिख रहा होगा आपको। अब अगर हम बात करें ये कानन पेंडारी, अब हम बिलासपुर से 49 नंबर सड़क की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से 49 नंबर सड़क की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम बिलासपुर से आगे बढ़ेंगे, ये हमारा एक स्पॉट, महत्वपूर्ण स्पॉट है जिसको आपको याद रखना है। इस महत्वपूर्ण स्पॉट का नाम है आपका लाल खदान। अभी मैं लिखता हूं लाल खदान, और लाल खदान के बाद ये हमारा जो है स्पॉट जहां से रास्ते बदले हैं, ये हमारा है ढेका ग्राम। दोनों लिख देता हूं मैं, आपका लाल खदान, ये हमारा हो गया लाल खदान, और ये हमको पकड़ना है ढेका ग्राम। ढेका ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल खदान और ढेका ग्राम, ठीक है। ढेका ग्राम के बाद एक रास्ता कटा है जो मस्तूरी जाएगा। मस्तूरी के नीचे ही हमको पकड़ना है आपका बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये हमारा हो गया मल्हार। ये क्या है हमारा मल्हार। मस्तूरी के साथ ही आपको मल्हार याद रखना है। मल्हार के साथ ही यहां पर 2-3 स्पॉट और याद रखने हैं, जैसे आपको पकड़ना है बूढ़ी खार, बूढ़ी खार, बूढ़ी खार, बूढ़ी खार। फिर आपको पकड़ना है यहीं पर चकरबेड़ा, चकरबेड़ा, चकरभाठा नहीं, चकरबेड़ा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, चकरबेड़ा, बूढ़ी खार, चकरबेड़ा। फिर आपको पकड़ना है यहीं पर चिल्हाटी, ध्यान से सुन लीजिएगा, चिल्हाटी, चिल्हाटी। जहां तक की चीजें कवर हो गई है, ढेका, मस्तूरी, मल्हार, बूढ़ी खार, आपका चकरबेड़ा, चिल्हाटी, ये आप स्पॉटों को लिखते चलिएगा ताकि आपको दिक्कत मत हो। यहां तक हो गया होगा। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो इसके बाद आपको पकड़ना है, यहां के बाद अब आप पकड़ेंगे यहीं पर आपको पकड़ना है एक स्पॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक स्पॉट ये हो गया आपका, और यहीं पर एक स्पॉट और पकड़ना है आपको, ध्यान सुनिएगा। एक आपका स्पॉट है ये, इसका नाम है दगोरी, दगोरी, देखिए कहां लिखा हूं, दगोरी। और ये आपका है बेल टुकरी, बेल टुकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेल टुकरी, ध्यान से सुनिएगा। दगोरी जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, दगोरी क्या है हमारा, ये दगोरी है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये जो बेलटुकरी आप देख रहे हैं, ये बेलटुकरी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, बेलटुकरी इंडस्ट्रियल एरिया आपको गरियाबंद जिले में देखने को मिलेगा। ये बेलटुकरी चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि रीपा जो हमारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है रीपा, उस रीपा के अंतर्गत ये पहला, बेलटुकरी में पहला ऐसा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क था जिसमें वाईफाई कनेक्टिविटी या जिसको ऑनलाइन किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो वाईफाई कनेक्टिविटी वाला पहला रीपा कहां पर स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना है बेलटुकरी, ये वही बेलटुकरी ग्राम है, बेलटुकरी ग्राम है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप बिलासपुर से जब ऊपर की तरफ चलेंगे रतनपुर मार्ग की तरफ, तो एक स्पॉट आपको यहां पर याद रखना है, जैसे स्पॉट का नाम है आपका कोनी, क्या नाम याद रखना है, कोनी, लिखते चलिएगा साथ साथ आप लोग, एकदम एग्जैक्ट आपको जगह बता रहा हूं, कोनी। कोनी के बाद रतनपुर, रतनपुर के बाद आपका बेलतरा। अब हम रतनपुर से कोटा मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, तो रतनपुर से आप कहिएगा कोटा, कोटा के बाद ये हमारा हो गया आपका, ये हमारा हो गया आपका रोड पर ही है आपका धूमा,
धूमा, और धूमा के बाद ये हमारा हो गया आपका रोड से लगा हुआ है, ये क्षेत्र हो गया हमारा बेलपान, ये क्षेत्र हो गया हमारा बेलपान, धूमा और बेलपान। याद रखना है धूमा, बेलपान, हिर्री, ये जो एरिया आपको दिख रहा है यानी बिलासपुर जिले का जो पश्चिमी क्षेत्र है, धूमा, बेलपान, हिर्री, ये डोलोमाइट की माइंस है। याद करने में आसान हो गया आपको, धूमा, बेलपान और हिर्री ये डोलोमाइट की माइंस है, याद रखिएगा डोलोमाइट की खदान है। यहां तक की बात समझ आई। ये बेलपान जो है, बेलपान को छत्तीसगढ़ का अमरकंटक भी कहते हैं, क्योंकि इसी बेलपान से एक नदी निकलती है छोटी सी, जिसका नाम है आपका छोटी नर्मदा। तो ये भी आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें। इसके साथ ही साथ आपको और याद रखना है, जब आप बिलासपुर से सीपत मार्ग की तरफ चलेंगे तो यहीं पर आपका है लूथरा शरीफ, लूथरा शरीफ, याद रखिएगा ये आपका स्पॉट हो गया आपका लूथरा शरीफ, जो इंसान अली शाह की दरगाह है। अभी हम देखेंगे इंसान अली शाह की क्या है, यहां पर एक दरगाह है, इंसान अली शाह की दरगाह है, याद रखिएगा दरगाह है, जो इस्लाम धर्म से संबंधित बहुत प्रमुख केंद्र है, जो सीपत से आगे आपका 130A नमक मार्ग पर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, लगभग हमने पॉलिटिकल सारी चीजों को कवर कर लिया है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, अब हम चलते हैं कहां, तो अब हम चलेंगे, अभी कुछ और महत्वपूर्ण स्थानों को हम कवर करेंगे। जब हम नदियों वाले सेक्शन में आएंगे, नदी को जब हम कवर करेंगे तब हम कुछ और स्थानों को इसमें देखेंगे। अब हम बिलासपुर जिले की नदियां यानी प्रमुख नदियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, अगर हम बिलासपुर जिले की बात करें तो बिलासपुर जिला चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन प्रमुख नदी अगर आपको पूछा जाए तो अरपा है, जिस नदी के तट पर हमारा बिलासपुर शहर है, यानी बिलासपुर शहर की जीवन रेखा आपकी अरपा है। अगर हम बात करें बिलासपुर जिले के दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण में अभी मैंने बताया था कि ये जो आपका क्षेत्र है, ये आपका सरगांव है, मुंगेली का सरगांव है, और नीचे में आपका बेमेतरा जिले की अगर हम बात करें तो बेमेतरा जिले में आपका नाद घाट, तो नाद घाट के पास ही हमारी नदी बदलती है, जिस नदी का नाम है शिवनाथ। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है इस नदी का, शिवनाथ नदी। ये शिवनाथ नदी आपका बिलासपुर, देखिएगा बिलासपुर की बाउंड्री बनाते हुए शिवनाथ नदी आपका कहां पर जा रही है, जांजगीर चांपा। ये नदी कौन सी हमारी, शिवनाथ, बहुत अच्छे से पकड़िएगा शिवनाथ नदी। अब मैं लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें फीड हो जाए। ये शिवनाथ नदी हो गई हमारी, शिवनाथ नदी, इसको हम और अच्छे से देखेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बिलासपुर जिले के पश्चिम की तरफ, उधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो पश्चिम की तरफ आपको पकड़ना है सबसे पहला स्थान जो लोरमी, जो हमारा विकास खंड है, लोरमी जो तहसील है, यहीं पर आपको पकड़ना है सिहावल सागर। क्या पकड़ना है, सिहावल सागर, मैं लिख रहा हूं आपके सामने सिहावल सागर। और इसी सिहावल सागर से एक प्रमुख नदी निकलती है जो बिलासपुर और मुंगेली जिले की बाउंड्री बनाते हुए आगे बढ़ेगी। इस नदी का नाम है हमारा मनियारी नदी। कौन सी नदी, ये मनियारी नदी हो गई। देखते चलेगा, ये मनियारी हमारा किसकी सीमा बनाते चलेगी, तो ये मनियारी हमारा सीमा बनाएगी, मुंगेली और बिलासपुर जिले की सीमा बनाएगी, और जाकर के किससे मैच हो जाती है, शिवनाथ में जाकर के नदी मिल जाती है। ये नदी किसमें जाकर के मिल गई, शिवनाथ। जहां पर शिवनाथ और मनियारी का संगम हो रहा है, यहीं पर एक स्थान आपको याद रखना है, यहीं पर एक स्थान आपको याद रखना है, तालागांव। ठीक है, संगम से पहले ही आपको याद रखना है, मनियारी के तट पर ही एक जगह आपको याद रखना है, तालागांव। क्या रखना है, तालागांव, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है तालागांव या अमेरी कांपा, तालागांव या अमेरी कांपा। ये कहां पर है, तो मनियारी के तट पर स्थित है बिलासपुर जिले में, और संगम होने से पहले, थोड़ा सा पहले ये तालागांव स्थल है। अगर किस नदी के तट पर है आपको पूछेगा तो मार के आएंगे आप, मनियारी नदी के तट पर। ये तालागांव हो गया। अगर हम बात करें और इस नदी की, तो इसकी एक छोटी सी सहायक नदी, अभी मैंने कहा था बेलपान, बेलपान को छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहते हैं, और इसी अमरकंटक के होने के कारण यहीं से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है छोटी नर्मदा। बेलपान से कौन सी नदी निकलती है, छोटी नर्मदा। तो ये हमारी हो गई छोटी नर्मदा नदी, जो आकर के किसमें मिलती है, छोटी नर्मदा। तो छोटी नर्मदा आकर मिलेगी हमारा मनियारी में। ध्यान सुनिएगा। और ऊपर से एक नदी इसको कनेक्ट करेगी, ऊपर से एक नदी आएगी जिस नदी का नाम है आपका घोंघा। ऊपर से कौन सी नदी आ रही है आपकी, घोंघा नदी। ध्यान से सुनिएगा, घोंघा, ये कौन सी नदी हमारा, घोंघा नदी। ठीक है, तो घोंघा और छोटी नर्मदा
किसकी ट्रिब्यूटरी है या किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है मनियारी की सहायक नदी है, जो बिलासपुर जिले से बहते हुए या प्रवाहित होते हुए किसमें आकर के मिलती है, आपका मनियारी नदी में। घोंघा, घोंघा पर ही आपको याद रखना है कि घोंघा पर एक परियोजना है जिसका नाम है घोंघा परियोजना। ये आपको तकतपुर दिख रहा है, तकतपुर के उत्तर की तरफ, तकतपुर के उत्तर की तरफ एक परियोजना बनाती है घोंघा पर, जिसका नाम है घोंघा परियोजना। घोंघा परियोजना या घोंघा हाइड्रो प्रोजेक्ट, जल परियोजना है, जल परियोजना घोंघा नदी पर, घोंघा परियोजना तकतपुर के उत्तर की तरफ, धुमा के पास में। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो बिलासपुर जिले की जीवन रेखा है यानी अरपा नदी की। तो अरपा नदी को समझने के लिए हमको सबसे पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही में चलना पड़ेगा, और गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक पहाड़ी पकड़नी है जिस पहाड़ी का नाम है खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी। खोडरी पहाड़ी भी बोलते हैं इसको, खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी। अभी मैं खोडरी पहाड़ी यहां पर लिख रहा हूं। इसी खोडरी खोंगसरा की पहाड़ियों से निकलती है हमारी अरपा नदी। देखिएगा ध्यान से, ये अरपा नदी हो गई। अरपा नदी ये बहते हुए आ रही है, ये बेलगहना तट पे है। बेलगहना के बाद ये नदी इस तरीके से बहते आएगी, ये कोटा इसके तट पर है। कोटा के बाद ये हमारा नदी जो है ये कुछ इस तरीके से बिलासपुर शहर के नज़दीक होते हुए ये नदी हमारा कुछ इस तरीके से लाल खदान, और लाल खदान के बाद ये नदी आपका धीरे से इस तरीके से आकर के किस में मिल जाती है, आपका नीचे में शिवनाथ नदी से इसका संगम हो जाता है, ये मिल जाती है, और ये नदी का नाम है आपका अरपा। इस नदी का क्या नाम है आपका, अरपा। आपने गाना भी सुना होगा, अरपा पैरी की धार, तो यही वो अरपा नदी है, अरपा नदी। अभी हम सारी नदियों की लंबाई वगैरह सारी चीजों को देखेंगे, पहले हम अरपा नदी, नदियों को ट्रेस तो कर लें। ये नदी हो गई। अब इस अरपा नदी की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है खारंग नदी। ध्यान से सुनिएगा, खारंग। खोरुंग बोलेगा तो खोरुंग नदी जसपुर जिले में बहती है। जिन लोगों ने अभी तक जसपुर जिले का वीडियो नहीं देखा है वो जसपुर जिले का वीडियो जाकर देख सकते हैं। जसपुर जिले में खोरुंग नदी और खारंग नदी आपका कहां पर बहती है, तो बिलासपुर जिले में। तो देखिएगा ये रतनपुर के पास से ही ये नदी का उद्गम होता है, उद्गम स्थली इसका एग्जैक्ट नहीं है, ये रतनपुर इसके तट पर है। ये खोरुंग ये आपका खारंग नदी है। ये खारंग कुछ इस तरीके से बहते हुए लाल खदान के पास आते ही किसमें मर्ज हो जाती है, किसमें मिल जाती है, तो आपको याद रखना है ये आपका अरपा की सहायक है जिस नदी का नाम है खारंग नदी। ये हमारी खारंग रिवर हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों ही नदियों का अपना विशेष महत्व है, चाहे वो अरपा हो चाहे खारंग हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही नदियों पर हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी जल परियोजना है बिलासपुर जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अरपा नदी की, तो अरपा पर जो प्रोजेक्ट अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, बृहद परियोजना है, कोटा के पास इसका निर्माण हो रहा है। इस परियोजना का नाम है आपका अरपा पे भैंसा झार परियोजना। ध्यान से सुन लीजिएगा, भैंसा झार परियोजना कहां पर है, तो कोटा के नजदीक ये बन रहा है, और ये निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन बृहद परियोजना है। 4 निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ में बृहद परियोजनाओं की बात करें, और उनमें से एक निर्माणाधीन बृहद परियोजना क्या हमारा भैंसा झार परियोजना अरपा नदी पे। साथ ही साथ इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है खारंग, खारंग पर भी रतनपुर के पास, ये रतनपुर के पास इस पर भी एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है आपका खूंटा घाट परियोजना। ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं खूंटा घाट, खूंटा घाट, या इसी को संजय गांधी भी बोलते हैं। खूंटा घाट या हमारा संजय गांधी परियोजना भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इस परियोजना का निर्माण हो चुका है। ये बृहद परियोजना है, छत्तीसगढ़ की 8 बृहद परियोजनाएं हैं। कितनी बृहद परियोजनाएं हैं? 8 बृहद परियोजनाओं में से बृहद जल परियोजना है जिसका याद रखना आपको डेट 1920 से 1931 के मध्य इसका निर्माण किया गया है, खूंटा घाट या संजय गांधी परियोजना। ये प्रमुख नदियां हो गई। साथ ही साथ अब हम बिलासपुर जिले के पूर्व की तरफ एक प्रमुख नदी को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। आपने कोरबा जिले को नहीं देखा है तो फिर एक बार आपसे कहा जा रहा है कि आप कोरबा जिले को हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये बिलासपुर जिले का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आप सभी के समक्ष उपस्थित होगा, बहुत जल्द आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा आप सभी के लिए। तो ये पहला पार्ट है। जो कुछ भी आपकी राय इस वीडियो के संदर्भ में है वो जरूर हमें कमेंट में लिखें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, उपयोगी लग रहा हो, तो इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमारा जो प्रयास है वो सभी लोगों तक पहुंच सके। चलिए आगे चलते हैं। कोरबा में अगर हम बात करें तो कोरबा में ही आपको पकड़ना है दीपका का पठार। पढ़ाया था आपको मैं, दीपका पठार, ये दीपका पठार हिस्सा है, और दीपका पठार से ही
आपको याद रखना है दीपका, गेवरा, कुसमुंडा। कुसमुंडा के पास से ही एक प्रमुख नदी निकलेगी जिस नदी का नाम है, दीपका पठार से निकलती है, जिस नदी का नाम है आपका लीलागर या निडिला नदी। क्या नाम है? लीलागर या निडिला नदी। ये नदी आपका बिलासपुर और चांपा जिले के मध्य सीमा रेखा बनाएगी। ध्यान से सुनिएगा, बिलासपुर और चांपा जिले के मध्य सीमा रेखा बनाएगी। और सीमा रेखा बनाते हुए ये नदी आपका किस में जाकर के मिल जाती है? तो आपको याद रखना है शिवनाथ में जाकर के ये नदी आपका मिलेगी। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इस नदी का नाम है आपका लीलागर नदी। लिख देता हूं, लीलागर या निडिला नदी, लीलागर या निडिला नदी। इसकी लंबाई अगर हम चाहें तो याद कर सकते हैं 135 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, लीलागर या निडिला नदी। और ये नदी आपका बिलासपुर जिले की पूर्वी सीमा बनाते हुए यानी जांजगीर चांपा और थोड़ा बहुत कोरबा के साथ सीमा रेखा बनाते हुए ये आपका किसमें आकर विसर्जित हो जाती है? तो नीचे आपका शिवनाथ में आकर के विसर्जित हो जाती है। और इसी निडिला या लीलागर नदी के तट पर जो प्रमुख हमारा ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का शहर है मल्हार, वो इसी के तट पर है। तो ये निडिला नदी को आपको पकड़ना है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपने कवर कर ली होंगी कि सारी नदियों को आपने बेहतर ढंग से ट्रेस कर लिया होगा। साथ ही साथ नदियों पर जो परियोजनाएं हैं, चाहे घोंगा परियोजना हो, चाहे भैंसाझार परियोजना हो, चाहे खूंटा घाट या संजय गांधी परियोजना हो, ये भी आपने कवर कर लिया होगा। तो ये महत्वपूर्ण नदियां जो हमारे बिलासपुर जिले की सीमा रेखा का निर्धारण भी करती हैं। क्लियर? चलिए, आपको यहां पर बहुत ज्यादा कुछ जलप्रपात देखने को नहीं मिलेगा। जलप्रपात न मिलने का कारण है क्योंकि गोरिल्ला पेंड्रा वाला जो हिस्सा है उसको अलग कर दिया गया है और प्रायः जलप्रपातों का जो निर्माण होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ये आपको समतल भूभाग है तो यहां आपको बहुत महत्वपूर्ण कोई जलप्रपात देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रमुख स्थलों पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर हम प्रमुख स्थलों की चर्चा करें तो सबसे पहले चर्चा का केंद्र होना चाहिए हमारे बिलासपुर जिले का जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय। हमारे बिलासपुर पर ही चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिलासपुर, याद रखिएगा, ये बिलासपुर की अगर हम बात करें तो ये आपका हमारे बिलासपुर जिले का मुख्यालय है, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हमारा बिलासपुर जिले का बिलासपुर। साथ ही साथ हमारा डिवीजन का मुख्यालय है। हमने देखा कि डिवीजन कब बना, तो संभाग मुख्यालय भी है। तो संभाग कब बना? ये 1956 में। तो संभाग मुख्यालय भी हमारा है, देखते चलिएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर हमारा एक तो नगर निगम है बिलासपुर नगर निगम। अभी हमने देखा था कि बिलासपुर नगर निगम के जो महापौर हैं वो रामशरण यादव जी हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बिलासपुर की बात करें तो आपका जो बिलासपुर है नगर निगम के साथ साथ बिलासपुर, आपको याद रखना है, कई अन्य जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, उनका भी हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही साथ आपको पकड़ना है ये बिलासपुर जो क्षेत्र है, ये जो बिलासपुर है, बिलासपुर बील्हा विकास खंड के अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत शामिल है? तो बील्हा विकास खंड के अंतर्गत शामिल है। यानी किस विकास खंड का भाग है ये? तो बील्हा विकास खंड के अंतर्गत शामिल है। बिलासपुर शहर की बात कर रहा हूं, बिलासपुर की बात करूं। अगर हम बात करें तो बिलासपुर हमारा जो है कई संस्थानों का, कई इंस्टीट्यूशन का ये हेडक्वार्टर है, जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं किनका ये मुख्यालय है। सबसे पहला जो पिक्चर आप देख पा रहे होंगे वो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, यानी ये SECL का मुख्यालय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये किसका मुख्यालय है? SECL का मुख्यालय है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जैसे आप देख पा रहे होंगे। क्लियर? ये एक कोल उत्पादक कंपनी है, यानी कोल उत्पादक कंपनी या उपक्रम है ये, याद रखिएगा। ये भारत सरकार का एक प्रमुख उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का एक प्रमुख उपक्रम है, आपका प्रमुख उपक्रम है। अगर हम SECL की स्थापना देखिए तो SECL की स्थापना होती है 1985 में, 1985 में, लेकिन उत्पादन शुरू करता है SECL 1987। इसका अगर हम हेडक्वार्टर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका बिलासपुर है, लेकिन अगर इसके सब हेडक्वार्टर की बात करें छत्तीसगढ़ में, इसका सब हेडक्वार्टर यानी उप मुख्यालय कहां पर है? तो उप मुख्यालय आपको पकड़ना है विश्रामपुर। आप सभी जानते होंगे इसका उप मुख्यालय कहां पर है? विश्रामपुर है। और ये बहुत बड़ी कोल उत्पादक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। SECL का मुख्यालय आपको पकड़ना है बिलासपुर। इसके साथ ही साथ दो पिक्चर और आप देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय, राजस्व मंडल का मुख्यालय भी कहां पर है?
तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय भी आपका क्या है, बिलासपुर है। क्लियर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्या, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी SECR, यहां से ऊपर हम देखते हैं SECR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी दक्षिण पूर्व, में हिंदी में लिख देता हूं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। याद रखिएगा, जो हमारी इंडियन रेलवे है, भारतीय रेलवे जो है, वो क्या करती है, रेलवे को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या किया है, रेलवे जोन्स में इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, अलग अलग क्षेत्रों को रेलवे जोन में डिवाइड किया है। उसी रेलवे जोन का एक हिस्सा, एक रेलवे जोन जो हमारा है 16वें नंबर का, याद रखिएगा किस नंबर का, तो 16वें नंबर का हमारा जो रेलवे जोन है वो हमारा क्या है, आपका बिलासपुर है रेलवे जोन। और इस रेलवे जोन का क्या नाम है आपका, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, यानी इसका मुख्यालय हमारा क्या है, बिलासपुर। 16वें नंबर का हमारा रेलवे जोन है। ये इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ याद रखिएगा सर्वाधिक राजस्व जो हमारा रेलवे है, रेलवे को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला, सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला हमारा जोन कौन सा है, तो आपको याद रखना सर्वाधिक रेलवे को राजस्व प्रदान करने वाला जोन है हमारा SECR। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ अपने जो आसपास के जो राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य, चाहे वो उड़ीसा हो गया, चाहे आप बात करें उड़ीसा के साथ साथ अगर हम MP की बात करें, तो इन प्रचुर खनिज संसाधन वाले राज्यों के साथ घिरा हुआ है। खुद छत्तीसगढ़ में भी खनिजों की प्रचुरता है, संसाधनों की प्रचुरता है, तो चाहे कोयले की बात की जाए, चाहे बॉक्साइट की बात की जाए, चाहे डोलोमाइट की बात की जाए, चाहे चूने की बात की जाए, इन सभी का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। तो इसलिए सर्वाधिक राजस्व चूंकि इसी से कमाई होती है, तो इसी कारण जो हमारा SECR है यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, यह सर्वाधिक कमाई करने वाला रेलवे का जोन है, इसीलिए इसका वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 16वें नंबर का यह हमारा रेलवे जोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा राउत नाचा महोत्सव, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिलासपुर जिले का एक प्रमुख महोत्सव राउत नाचा महोत्सव। राउत नाचा महोत्सव की अगर हम बात करें, तो राउत नाचा महोत्सव की जो धूम है, जो धूम आपको देखने को मिलेगी, वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भी राउत नाचा महोत्सव की धूमधाम आपको देखने को मिलेगी। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में राउत नाचा महोत्सव खासकर राउत समाज के लोगों के द्वारा, राउत समाज के लोगों के द्वारा मनाया जाता है ये त्योहार। और दिवाली के साथ ही यानी दिवाली के दौरान और उसके पश्चात, दिवाली के पश्चात इसकी धूमधाम आपको देखने को मिलेगी राउत नाचा। राउत नाचा का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये प्रमुख वाद्य यंत्र आपको याद रखना है गढ़वा बाजा है, गढ़वा बाजा। साथ ही साथ ये जो नृत्य है राउत नाचा नृत्य, ये शौर्य का नृत्य है, शौर्य प्रदर्शन का नृत्य है, शौर्य का नृत्य भी कहा जाता है। ये नृत्य आपको संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बहुत ही धूमधाम के साथ राउत समाज के लोगों के द्वारा मनाते हुए देखा जाएगा, लेकिन इसका विशेष महत्व बिलासपुर में देखने को मिलेगा, यानी इसकी विशेष जो छटा है वो आपको बिलासपुर में देखने को मिलेगी, बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव। याद रखिएगा, इस महोत्सव की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है वर्ष 1978 से। बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव की शुरुआत कब से होती है, याद रखिएगा वर्ष 1978 से आपको याद रखना इसकी शुरुआत होती है। और यह महोत्सव प्रतिवर्ष दिवाली के पश्चात आपको याद रखना है बिलासपुर जिले में धूमधाम से संपन्न कराया जाता है। तो आपको याद रखना बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव की शुरुआत होती है 1978 में, राउत समाज के लोगों के द्वारा। दिवाली के पश्चात इसका भव्य आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें वाद्य यंत्र होता है गढ़वा बाजा, और प्रमुख रूप से ये शौर्य से या वीरता से संबंधित नृत्य भी इसे कहा जाता है। इतनी ही जानकारी हमको रखनी है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, अच्छा अगर आपसे पूछता है कि किस मैदान में, तो भी आप याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री मैदान। किस लाल बहादुर जो शास्त्री स्कूल है हमारा, उसके प्रांगण में इसका आयोजन किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारा स्कूल का प्रांगण है, उस प्रांगण में इसका आयोजन किया जाता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम प्रमुख खेल संस्थानों की बात करें, छत्तीसगढ़ में प्रमुख खेल संस्थान खासकर बिलासपुर जिले की, तो बिलासपुर में आपको पकड़ना है कि सबसे पहले मैं यहां नाम लिख रहा हूं, तीनों पिक्चर आपको याद रखना है। जो आप ये एस्ट्रोटर्फ देख रहे हैं, ये आपका BR यादव, ध्यान सुनिए, BR यादव एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। ये BR यादव एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है आपका, हॉकी स्टेडियम, ध्यान से सुनिए, ये हमारा हॉकी स्टेडियम है BR यादव के नाम पर। ये जो आपका एस्ट्रोटर्फ दिख रहा है, ये हॉकी खेलते हुए पुरुष और महिलाएं दिख रही हैं। इसके साथ ही साथ ये अब आपको याद रखना है, ये आपका रघुराज प्रताप सिंह,
रघुराज प्रताप सिंह जो हमारा स्टेडियम है, रघुराज प्रताप सिंह स्टेडियम, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। रघुराज प्रताप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है पूछा जाए तो याद रखिएगा बिलासपुर में। इसके साथ ही साथ ये हमारा इंडोर स्टेडियम याद रखना है, इंडोर स्टेडियम है हमारा, इंडोर स्टेडियम बिलासपुर है, इंडोर स्टेडियम आपको याद रखना है बिलासपुर। तो ये प्रमुख जो हमारे खेल संस्थान हैं, खासकर स्टेडियम की मैंने बात की है, तो खासकर प्रमुख जो स्टेडियम है हमारे बिलासपुर जिले के उन पर हमने चर्चा कर लिया। BR यादव एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, रघुराज प्रताप सिंह स्टेडियम जो हमारा है आउटडोर गेम्स के लिए, और इंडोर गेम्स के लिए आपको याद रखना है भी बिलासपुर जिले में सुविधाएं हैं। इसके साथ ही साथ प्रस्तावित खेल एकेडमी, एक खेल एकेडमी प्रस्तावित की गई है, याद रखिएगा प्रमुख रूप से आपको याद रखना है इंडोर गेम स्टडी, इंडोर गेम्स एकेडमी, याद रखिएगा इंडोर गेम्स के लिए एक एकेडमी प्रस्तावित है। साथ ही साथ एथलेटिक्स को लेकर भी यहां पर एकेडमी एक प्रस्तावित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, खेलों को लेकर के सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। खासकर बिलासपुर जिले में 2 प्रस्तावित एकेडमी आपको पकड़नी है। एक आपका इंडोर गेम्स के लिए एक एकेडमी बनाई जा रही है जो इंडोर गेम्स है, साथ ही साथ एथलेटिक्स को प्रमोट करने के लिए भी यहां पर एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो ये प्रमुख रूप से आपको खेल के लिए याद रखना है। इसके साथ अगर हम आगे चलें तो प्रमुख शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात करें तो प्रमुख शिक्षण संस्थानों में तो आपको याद रखना है बिलासपुर जो हमारा जिला है वो एक शिक्षा का बड़ा केंद्र है। याद रखिएगा शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है, शिक्षा का हमारा एक प्रमुख केंद्र है हमारा बिलासपुर जिला। अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे 1904 में आपको याद रखना है कि कब की गई, 1904 में ITI कोनी की स्थापना की गई, ITI कोनी की स्थापना की गई। याद रखिएगा ये राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीन शिक्षण संस्थानों में से एक है। क्या आपका ITI कोनी। तो याद रखिएगा कब हुई इसकी स्थापना, वर्ष 1904 में। आप जो देख पा रहे होंगे प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो हमारा कोनी। इसके साथ ही साथ यहां दूसरा पिक्चर जो है ये महर्षि यूनिवर्सिटी का है, महर्षि विश्वविद्यालय। ध्यान से सुन लीजिए, महर्षि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, महर्षि यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको याद रखना है मंगला चौक में है। ये कहां पर है, मंगला चौक बिलासपुर में है, ये आपको पकड़ना है मंगला चौक बिलासपुर। याद रखिएगा इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत मानी जाती है आपका, इसकी शुरुआत मानी जाती है वर्ष 2002 से, वर्ष 2002 से इसकी शुरुआत मानी जाती है महर्षि विश्वविद्यालय की। आपको याद रखना है सबसे प्राचीन, अगर सबसे पुराने की बात करें, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर बोले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, महर्षि विश्वविद्यालय। लेकिन फिर इसका वर्ष 2018 में, याद रखिएगा वर्ष 2018 में इसकी पुनर्स्थापना की गई है, पुनर्स्थापना की गई है। इसलिए आप इसकी वेबसाइट में जब जाएंगे, महर्षि यूनिवर्सिटी की जब आप वेबसाइट में जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में, तो स्थापना का वर्ष आपको 2018 दिखाएगा। वर्ष 2018 में इसकी पुनर्स्थापना की गई है और ये पुनर्स्थापना छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम जो है, संशोधन अधिनियम जो है हमारा है 2018 के अकॉर्डिंग की गई है, संशोधन अधिनियम 2018 के अकॉर्डिंग की गई है, वर्ष 2018 में इसकी पुनर्स्थापना। तो आपको याद रखना है महर्षि विश्वविद्यालय। इसके साथ ही साथ शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है सामान्य शिक्षा को लेकर के, सामान्य शिक्षा को लेकर के प्रमुख केंद्र है आपका बिलासपुर विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब पड़ चुका है आपका अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। तो ध्यान से सुनिएगा, बिलासपुर विश्वविद्यालय का ही नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया गया है। इसकी स्थापना हुई थी, सामान्य शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2012 में। एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है बिलासपुर की। तो आपको याद रखना सामान्य शिक्षा को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ, याद रखिएगा ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ किसका है, ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का है। ये निजी है, ये मैंने कहा क्या निजी है, प्राइवेट मैंने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए प्राइवेट है। इसके साथ ही साथ एक प्रमुख जो आपको शिक्षण संस्थान मैंने यहां पर लगाया है, यह है आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी। आधुनिक शिक्षा के दौर में अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी, खासकर सेंट्रल लाइब्रेरी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। आप पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं की बात करिए तो सेंट्रल लाइब्रेरी आपको बहुत बड़े स्तर पर प्रतिभागी वहां पर तैयारी करते नजर आते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे ही प्रतिभागियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। किसके द्वारा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिलासपुर के द्वारा। तो याद रखिएगा ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी जो है आपकी लाइब्रेरी, ये सेंट्रल लाइब्रेरी जो है याद रखिएगा ये डिजिटल है, पूरी तरीके से डिजिटल है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरीके से डिजिटल है और अपने आप में छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल लाइब्रेरी भी है आपका।
सेंट्रल लाइब्रेरी। इसके साथ ही ये जो लाइब्रेरी है ये शिव दुलारे मिश्र के नाम पर रखी गई है। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? शिव दुलारे मिश्र के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और ये छत्तीसगढ़ में शिक्षा क्रांति लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी। ये प्रमुख शिक्षण संस्थान, कुछ और प्रमुख शिक्षण संस्थानों को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की बात करें, GGU गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1983 में। वर्ष 1983 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन याद रखिएगा जनवरी 2009 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? जनवरी 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है इसको। और अब ये छत्तीसगढ़ में प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय आपका बिलासपुर। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो हमारा मुक्त विश्वविद्यालय है, सुंदरलाल शर्मा जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी ध्यान से सुनिएगा, मुक्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2012 में और ये भी बहुत प्रमुख शिक्षण संस्थान है हमारे बिलासपुर जिले का। इसके साथ ही साथ बात करें अगर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी सिम्स की, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अगर हम सिम्स की बात करें तो याद रखिएगा चिकित्सा का, अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा को लेकर के प्रमुख शिक्षण संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ का है। साथ ही साथ ये एक शासकीय शिक्षण संस्थान है, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का शासकीय शिक्षण संस्थान है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें संस्थान है, ठीक है। इसकी स्थापना राज्य गठन के साथ ही वर्ष 2001 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। प्रमुख हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है हमारा सिम्स, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहां तक की बातें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला हमारा है रहंगी, बहुत ध्यान से सुनेगा, अगले स्पॉट की तरफ चलते हैं। अगला हमारा है रहंगी। जब हम NH 130 से आगे बढ़ रहे थे तो मैंने आपको रहंगी बताया था चकरभाठा के पास। चकरभाठा के पास हमने क्या बताया? रहंगी। तो याद रखिएगा रहंगी जो है ये आपकी बर्ड सेंचुरी है, यानी पक्षी विहार के रूप में, इसको पक्षी विहार के रूप में क्या किया जा रहा है? इसको संगठित किया जा रहा है, या पक्षी विहार के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, प्रमुख पक्षी विहार, ताकि जो हमारे अप्रवासी पक्षी हैं, अप्रवासी पक्षियों को, अप्रवासी जो हमारे पक्षी हैं, पक्षियों को बेहतर स्थान व आवास दिया जा सके, वो आवास प्रदान किया जा सके। इसको लेकर के बर्ड सेंचुरी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। किसको? रहंगी को बर्ड सेंचुरी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको पकड़ना है सरकंडा। बिलासपुर में ही एक छोटा सा स्थान है आपका सरकंडा, याद रखना है, प्रमुख क्षेत्र है सरकंडा। सरकंडा क्यों याद रखना है? क्योंकि यही सरकंडा में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि पशुओं के प्रजनन के लिए एक बहुत ही प्रमुख केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? सरकंडा बिलासपुर में। प्रमुख रूप से याद रखना है जो हमारे घरेलू पशु हैं, जो हमारे आप तरीके से बात कीजिए गाय, शुअर, भेड़, बकरी, जो हमारे आसपास रहने वाले जो आवासीय पशु हैं उनकी बात की जा रही है, उनके लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्पॉट आपको देखना है वो आपका है बोदरी। बोदरी अभी हमने देखा था 130 नंबर सड़क पे, 130 नंबर मार्ग पर है, 130 NH जो का है NH 130 मार्ग पर है, ये मार्ग पर याद रखना है। इसी बोदरी ग्राम में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है उस छत्तीसगढ़ का हमारा क्या है? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इसी बोदरी ग्राम में उच्च न्यायालय की स्थापना, याद रखिएगा ये भारत का 19वें क्रम का, भारत में अगर देखा जाए तो ये 19वें क्रम का 19th क्रम का क्या है? हमारा हाई कोर्ट है, बिलासपुर हाई कोर्ट। और इसकी स्थापना कहां पर की गई है? तो आपको याद रखना है बोदरी ग्राम। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है चकरभाठा। चकरभाठा इसलिए आपको याद रखना है 130 से लगा हुआ है, 130 नंबर जो NH है NH 130 से लगा हुआ है, ये क्षेत्र लगा हुआ है। याद रखिएगा यहां पर बिलासाबाई केवटिन के नाम पर, बिलासाबाई केवटिन के नाम पर, जिसके नाम पर इस शहर का नामकरण भी किया गया, केवटिन के नाम पर एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा पहले ये
क्या था, ये हमारी चकरभाठा में हवाई पट्टी थी, लेकिन वर्तमान में इसे एयरपोर्ट के अंतर्गत क्या किया गया, एयरपोर्ट की तरफ विकसित किया गया है और इसका नियमन रेगुलेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथों में दिया गया। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा तालागांव। तालागांव अमेरिकापा। अभी हमने देखा कि जो हमारा तालागांव है ये मनियारी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? मनियारी नदी के तट पर स्थित है। प्रमुख पुरातात्विक व धार्मिक महत्व का स्थल है। धार्मिक महत्व का स्थल है। साथ ही साथ अगर हम तालागांव की बात करें तो तालागांव में आपको प्रमुख रूप से दो चीजें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है प्रमुख रूप से तालागांव में देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रमुख स्थल है आपका देवरानी जेठानी मंदिर। अभी इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दूसरा जो प्रमुख स्थल आपको देखने को मिलेगा वो यहीं पर यानी तालागांव अमेरिकापा में देखने को मिलेगा आपको, आपका जो रुद्र शिव की प्रतिमा है। ध्यान से सुनिएगा। तो देवरानी जेठानी मंदिर पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, ये जो मंदिर है इसे छत्तीसगढ़ के प्रथम मंदिर की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन प्रथम मंदिर की संज्ञा प्रदान की जाती है। ध्यान से सुन लीजिए, प्रथम मंदिर की क्या की जाती है, दो बार लिख दिया है मैंने। छत्तीसगढ़ में, मिटा देता हूं आपके सामने, की संज्ञा प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मंदिर की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसे माना जाता है कि इसका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ। कब हुआ? 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ। और इसका निर्माण का श्रेय जो जाता है, निर्माणकर्ता जो है वो सरभपुरी शासक है, सरभपुरी वंश है। क्लियर? इसको मैं आपको छत्तीसगढ़ में पूरा सरभपुरी वंश को पढ़ाऊंगा। सरभपुरी वंश के शासकों ने कराया था। माना जाता है कि ये दो मंदिर है, ये दो मंदिर है सरभपुरी में, जो आपका जो तालागांव के जो मंदिर है, दो मंदिर है। एक आपका है देवरानी मंदिर और एक आपका है जेठानी। देवरानी और जेठानी दोनों को ध्यान से सुनिएगा। सरभपुरी शासकों ने निर्मित कराया। ये दोनों ही शिव मंदिर है। ये पहली चीज, ये कैसे मंदिर है? शिव मंदिर। तो पहला फैक्ट आपको याद रखना, शिव मंदिर। ठीक है। अगर हम बात करें देवरानी मंदिर की, तो देवरानी का निर्माण कराया है सरभपुरी शासक जयराज ने। जयराज द्वारा निर्मित कराया गया, सरभपुरी राजा। जबकि जेठानी मंदिर जो है वह कहा जाता है कि जेठानी का श्रेय जो जाता है वो सरभपुरी राजा प्रसन्न राज को जाता है। प्रसन्न राज को जाता है, जो प्रसन्न मात्र भी कहा जाता है, प्रसन्न राज को जाता है आपका जेठानी मंदिर का श्रेय। तो याद रखिएगा, देवरानी जेठानी मंदिर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही मंदिर, ये जो मंदिर है, ये मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। साथ ही साथ इस मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मंदिर गुप्त काल में भी लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा था। मैं भारतीय इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा। गुप्त कालीन जो मंदिर निर्माण की सर्वोत्तम शैली है, मंदिर निर्माण की जो शैली है, मंदिर निर्माण की नागर शैली का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये गुप्त काल की कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको याद रखना है, गुप्त कालीन नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। और गुप्त काल में नागर मंदिर ज्यादातर आपको लाल बलुआ पत्थरों में ही देखने को मिलेंगे। तो ये देवरानी जेठानी मंदिर हो गया। साथ ही साथ यहीं पर आपको एक विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये विशाल प्रतिमा जो है ये आपकी रुद्र शिव की प्रतिमा है। दूसरा आपकी किसकी प्रतिमा है? रुद्र शिव की एक विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी आपको। रुद्र शिव की एक विशाल प्रतिमा, रुद्र शिव की विशाल प्रतिमा। याद रखिएगा, इस प्रतिमा का निर्माण भी लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है, पत्थरों से निर्मित है। साथ ही साथ इसका भी श्रेय जो जाता है निर्माण का, ये सरभपुरी शासकों को जाता है। सरभपुरी शासकों को भी इसके निर्माण का श्रेय जाता है। सबसे प्रमुख बात यह है कि ये जो विशाल आपको प्रतिमा दिख रही है, ये प्रतिमा 11 जीवों के अंगों से निर्मित दिखाई गई है। अंगों से निर्मित दिखाई गई है। क्या देखिएगा, कितने जीवों के अंगों से निर्मित दिखाई गई है? तो आपको याद रखना है 11 जीवों के अंगों से निर्मित दिखाई गई है। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा जो तालागांव है अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल। अब हम पीछे चलेंगे और पीछे हम देखेंगे जो हमने भूगार्भिक को छोड़ा है। भूगार्भिक में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी चूने की माइंस हैं और कौन कौन सी हमारी डोलोमाइट है। चलिए चलते हैं।
चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा भूगार्भिक संरचना। चलिए भूगार्भिक संरचना की बात कर लेते हैं। तो भूगार्भिक संरचना में हमने चूना और डोलोमाइट दोनों देखा। डोलोमाइट में आपको याद रखना है धूमा, बेलपान व हिर्री माइंस। धूमा, बेलपान और हिर्री माइंस हमने देख लिया, ये बिलासपुर के पूर्वी साइड है। साथ ही साथ चूना पत्थर या लाइमस्टोन की बात करें तो आपको याद रखना है चिल्हाटी, मस्तूरी, मस्तूरी की तरफ चिल्हाटी, मस्तूरी, तेंदुआ आपको पकड़ना है, चिल्हाटी, मस्तूरी, तेंदुआ इत्यादि। इन सभी क्षेत्रों को आपको चूना क्षेत्र के रूप में देखना है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक क्षेत्रों में आपको पकड़ना है आपका सिरगिट्टी। सिरगिट्टी को SECL ने डेवलप किया, याद रखिएगा। सिरगिट्टी को किसने डेवलप किया है? SECL। सिरगिट्टी, तीफरा, सिरगिट्टी, तीफरा, आपका याद रखना है दगोरी, सिलपहरी, सिलपहरी आपको याद रखना है, सिलपहरी। ये सब इंडस्ट्रियल एरिया आपको याद रखना है। ये इंडस्ट्रियल एरिया आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में याद रखने हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ये बिलासपुर जिले का हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट जल्द ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये आपके लिए बेहद उपयोगी है। दूसरे पार्ट इससे भी इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर हम रतनपुर, मल्हार जैसे जो हमारे पुरातात्विक और धार्मिक महत्व के शहर हैं, बहुत सारे मंदिरों पर चर्चा करेंगे। तो आप लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़ते रहिए। साथ ही साथ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।